ये कहानी लोरेन एजी नाम की एक युवा लड़की और उसकी बेहद संदिग्ध मौत के इर्द गिर्द घूमती है। लोरेन एजी अमेरिकी राज्य टेनेसी के नेशविल शहर की एक 21 वर्षीय स्टूडेंट थी जिसने 26 जुलाई 2015 को वेकफेस्ट वेक बोर्डिंग टूर्नामेंट, जो कि एक तरह का फेस्टिवल होता है, में अपने फ्रेंड के साथ भाग लिया था। लेकिन वो कभी भी वापस अपने घर नहीं पहुंच सकी और उसकी बॉडी झील में तैरते हुए पाई गई। लेकिन जाहिर तौर पर उसकी मौत कुंदबल के आघात और संभावित डूबने से हुई थी। हालांकि उस रात उसके साथ क्या हुआ और फिर उसके दोस्तों की हरकतें जिनके साथ वो गई थी, ये सब हास्यास्पद रूप से संदिग्ध है। लोरेन एजी की मौत कैसे हुई? क्या उसकी मौत में उसके दोस्त भी शामिल हैं? और ये केस सुलझने में कितना टाइम लगा? और क्या ये केस कभी सुलझ पाया? जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। लेकिन कहानी पर आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लोरेन टेलर एजी 21 साल की लड़की थी जिसका जन्म 19 अगस्त 1993 को अमेरिकी राज्य मिसिसिपी के मिलोस्की शहर में हुआ था। लेकिन वो अपनी माँ शेरी, सौतेले पिता माइकल और 3 भाई बहनों एलिसन, जॉर्डन और जोशुआ के साथ अमेरिकी राज्य टेनेसी के हेंडरसनविल शहर में रहती थी। लोरेन एक सुंदर, खुशमिजाज, ऊर्जावान और जिंदा दिल लड़की थी जिसमें जीवन के प्रति जबरदस्त उत्साह था। वो खेल और डांस में रुचि रखती थी और उसने जिम्नास्टिक में बहुत सारे पदक जीते थे। वो म्यूजिक वीडियो के डांस को कॉपी करती थी और उन्हें रिक्रिएट करती थी। यहाँ तक कि उसे कॉलेज द्वारा डांस के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफर की गई थी, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया ताकि वो अपनी आपराधिक न्याय की पढ़ाई में विशेषज्ञता हासिल कर सके। लोरेन के बहुत सारे दोस्त थे, एक बॉयफ्रेंड था और 2015 की गर्मियों तक उसका जीवन बहुत सकारात्मक दिशा में चल रहा था। 24 जुलाई 2015 को लोरेन ने टेनेसी के सेंटर हिल लेक में वेकफेस्ट नामक एक एनुअल वॉक बोर्डिंग टूर्नामेंट में भाग लिया। वेकफेस्ट टेनेसी में सेंटर हिल नामक एक झील पर होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है जहां लोग दिन के दौरान वॉक बोर्डिंग टूर्नामेंट और पानी के खेल में प्रतियोगिता करते हैं और रात भर पार्टी और डांस करते हैं। लोरेन वहां 3 अन्य लोगों, अपनी सबसे अच्छी दोस्त हेना पामर, हेना के बॉयफ्रेंड आरोन लिली और क्रिस स्टाउट नामक एक अन्य लड़के के साथ गई थी। हेना ने बाद में कहा कि वो क्रिस को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी और लोरेन भी उस वीकेंड से पहले क्रिस से कभी नहीं मिली थी। वॉकफेस्ट एक बड़े आयोजन के लिए जाना जाता है जिसमें बहुत सारी पार्टी करना और शराब पीना शामिल होता है, जो कि लोरेन की मौत जैसी घटनाओं की अटकलों को बढ़ावा देता है। लोरेन की माँ शेरी वास्तव में हेना को उतना पसंद नहीं करती थी और उसे लगता था कि हेना वास्तव में लोरेन की सबसे अच्छी दोस्त नहीं है। I am not going to go to my death thinking drunk girl fell off cliff. हेना लोरेन की एक ऐसी दोस्त थी जो उसे तब बुलाती थी जब वो ऊब जाती थी या जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। वो लोरेन को हमेशा अपने मतलब के लिए याद करती थी, लेकिन इसके बावजूद लोरेन अभी भी उसकी दोस्त बनकर खुश थी और वो वास्तव में हेना के साथ वॉकफेस्ट में भाग लेना चाहती थी। इसलिए शेरी लोरेन को हेना के साथ जाने देने के लिए सहमत हो गई। हालांकि शेरी को अजीब सा एहसास हुआ और वो लोरेन को लेकर वास्तव में चिंतित महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर उसे ऐसा लगा जैसे कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया और लोरेन को एक बार जोर से गले लगाया और उसे जाने दिया। वो आखिरी बार था जब वो अपनी बेटी को जीवित देख रही थी। वो सभी वहाँ दिन भर शराब पीते, वाटर स्पोर्ट्स देखते और उन्होंने वहाँ क्लिफ डाइविंग में भी हिस्सा लिया। उस इलाके की बहुत अच्छी तरह से निगरानी नहीं की गई थी, जो कि एक खतरनाक बात थी। डाइविंग के लिए ऊंचाई काफ़ी अधिक थी और पानी के अंदर बहुत सारे पत्थर भी थे जिनमें से कुछ बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे और उनसे बचना मुश्किल था। जब लोरेन की कूदने की बारी आई तो उसने सभी दिखाई देने वाले पत्थरों से परहेज किया, लेकिन जैसे ही वो नीचे पानी में पहुंची तो उसका सिर पानी में छिपे हुए एक पत्थर से टकराया। इससे लोरेन को मामूली चोट लगी, लेकिन वो ठीक थी और बाकी के दिन अपना काम जारी रखने में सक्षम थी। उनका ग्रुप उसी शाम को एक बार में गया जहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में लोरेन और अन्य लोगों के फुटेज कैप्चर किए गए, जिसमें लोरेन सामान्य रूप से ऊर्जावान और सक्रिय दिख रही थी। फुटेज में दिखाया गया कि वो रात 2 बजे बार से बाहर निकल रहे थे और वापस गोदी की ओर जा रहे थे, जहां से वो अपने कैंप साइट पर जाने के लिए नाव लेने वाले थे।
उनके ग्रुप ने अपने रहने के लिए वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक और अलग थलग शिविर स्थल चुना था, जहां केवल नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता था। उनके वापस लौटते समय अंधेरा हो चुका था और लोरेन को एक वीडियो में ये कहते हुए सुना गया कि हम मौत के जाल में जा रहे हैं। कैंप में उनके सोने की व्यवस्था खतरनाक थी। हेना और आरोन तो एक साथ एक टेंट में सो रहे थे, लेकिन लोरेन और क्रिस को एक झूला शेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोरेन क्रिस को नहीं जानती थी, इसलिए उसे क्रिस के साथ सोना अनकंफर्टेबल लग रहा था और साथ ही उनका झूला भी खतरनाक ढंग से चट्टान के किनारे पर लटका हुआ था। किसी तरह लोरेन क्रिस के साथ झूले में बैठ गई और सभी लोग सोने के लिए चले गए। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जिस जगह पर उन्होंने डेरा डाला था वो वॉकफेस्ट के स्वामित्व वाली भूमि का आधिकारिक टुकड़ा नहीं था। उस एरिया में सुरक्षा की कमी के लिए कोई संकेत या कोई नोटिस बोर्ड नहीं था, क्योंकि ये वॉकफेस्ट की जिम्मेदारी नहीं थी। लोरेन को उस इलाके में कैंप लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस इलाके में चली गई क्योंकि उसके दोस्तों की यही इच्छा थी और लोरेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लोरेन ने क्रिस के साथ झूला शेयर करने से पहले आसपास जाकर दूसरे लोगों से भी पूछा कि क्या वो उनके कैंप में रह सकती है, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी मुलाकात अपनी एक फ्रेंड केसी फ्रैंक्स से भी हुई, जो पहले भी कई बार इस फेस्टिवल में आ चुकी थी। केसी ने बताया कि लोरेन को वहाँ कैंपिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी और उसने दोबारा वहाँ कैंपिंग नहीं करने की कसम भी खाई थी। उस एरिया के आसपास की जगह सुरक्षित नहीं थी और टॉप पर जाने के लिए उनको खड़ी और बहुत पथरीली जमीन पर चलना था। पेड़ से एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी ताकि वो उसे पकड़कर खुद को गिरने से बचा सके। वहाँ पर चढ़ाई और पेडल बोटिंग करना बहुत कठिन था। कल्पना कीजिए कि नशे में यह करना कितना कठिन होगा। दुर्भाग्य से केसी के कैंप में भी जगह नहीं थी, जिससे लोरेन उसके साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए लोरेन को क्रिस के साथ झूला शेयर करना पड़ा। अगले दिन 26 जुलाई की सुबह हेना उठी और लोरेन को देखने के लिए झूले के पास गई, लेकिन लोरेन वहाँ नहीं थी। हेना ने क्रिस को जगाया और उससे लोरेन के बारे में पूछा, जिस पर क्रिस ने जवाब दिया कि वो आधी रात को जाग गई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। हेना ने दावा किया कि उसने तुरंत लोरेन की तलाश शुरू कर दी। जब वो उसकी तलाश कर रही थी तो उसने देखा कि लोरेन के सभी निजी सामान, जैसे कि उसके फ्लिप फ्लॉप चप्पल, पर्स और फ़ोन अभी भी कैंप साइट पर थे। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान हेना ने कहा कि लोरेन अपनी पर्सनल चीज़ों के बिना कभी नहीं जाएगी। ग्रुप ने हेना के लापता होने या किसी भी चीज़ की सूचना नहीं दी और बस ये मान लिया कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। ये शाम लगभग 4:20 की बात है जब दो मछुआरों को लोरेन का शव एक खाड़ी में तैरता हुआ मिला। ये देखकर वो मछुआरे घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि जहां उनका ग्रुप रुका था वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो खुद पानी में गिर सकती थी और उसकी डेड बॉडी कैंप साइट से बहुत दूर थी, इसलिए गलती से झूले से गिरकर वहां पहुंचना संभव नहीं था और पानी का बहाव भी उसके शरीर को वहां तक नहीं ले जा सकता था, क्योंकि उस दिन ये साबित हो चुका था कि पानी का बहाव दूसरी दिशा में जा रहा था। पुलिस से संपर्क करने के बाद दोनों मछुआरे पुलिस अधिकारी को वहां ले गए जहां उन्होंने शव को देखा था। इस समय तक केवल मछुआरों और 2 पुलिस अधिकारी ही शव की खोज के बारे में जानते थे। इससे पहले कि पुलिस उसके शव तक पहुंच पाती, उन्होंने एक आदमी को डूंगी में चप्पू चलाते हुए उसी दिशा में जाते हुए देखा जहां पुलिस अधिकारी जा रहे थे। अधिकारियों ने उस आदमी को रुकने और पीछे जाने के लिए कहा। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि वो हमारे दोस्तों में से एक हो सकती है और वो आदमी आरोन लिली था। तो ये देखते हुए कि ये खबर अभी तक किसी को नहीं बताई गई थी और जैसा कि हमने पहले कहा, वो 4 लोग ही शव के बारे में जानने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और पुलिस ने खुद भी अभी तक बॉडी नहीं देखी थी, तो आरोन को कैसे पता चला कि वहाँ किसी की डेड बॉडी है। मान लीजिए कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे बता दिया हो जिसने किसी तरह डेड बॉडी देख ली हो, लेकिन उसने ये क्यों मान लिया कि ये लोरेन की बॉडी है? अगर उसे वास्तव में फिक्र थी तो उसने पहले ही पुलिस को क्यों नहीं बुलाया और वो किसी और के पहुंचने से पहले उसके शरीर तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहा था? इसके बाद लोरेन के शव को पानी से निकाला गया और फोरेंसिक के लिए भेजा गया। रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा लिमिट से 2 गुनी थी और मौत का कारण सिर पर गंभीर चोट और संभावित रूप से डूबना था। जांचकर्ताओं ने माना कि वो शराब के कारण अपने झूले से गिर गई थी और उसकी मौत को एक दुर्घटना माना गया। यहीं से ये केस उलझना शुरू हो जाता है। शव जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद 2 अलग अलग लोगों ने लोरेन की मां शेरी को बताया कि उन्हें विश्वास नहीं है कि लोरेन गिर गई और डूब गई। उन्हें लगता है कि किसी ने उसे मार डाला। उन 2 लोगों में से पहले व्यक्ति अधिकारी क्रिस यारचुक थे,
जो कि एक ऑफ ड्यूटी अधिकारी थे जिसने पिछली रात 2 बजे समूह को बाहर से निकलते देखा था। और दूसरा व्यक्ति फोरेंसिक वैज्ञानिक मार्क गिलेस्पी था। अपने एक इंटरव्यू में मार्क गिलेस्पी ने कहा कि लोरेन की चोटें गिरने पर जो हुआ होगा उसके अनुरूप नहीं थी। लोरेन को चोट लगी थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसे बहुत गहरी चोट लगनी थी, लेकिन उसे कुछ मामूली खरोंचें ही आई थी और उसके कपड़े भी सही हालत में थे। अगर वो ऊंचाई से गिरती तो उसके कपड़े भी फटने थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उसके पेट या फेफड़ों में बिल्कुल पानी नहीं था। अगर वो सचमुच डूब रही होती तो ऐसा होता। ये सुनने के बाद शेरी ने इस केस में मदद करने के लिए एक पर्सनल डिटेक्टिव शेला वायसोकी से संपर्क किया। शेला 2016 से पर्सनल डिटेक्टिव के रूप में काम कर रही थी और वो अपनी नौकरी में बहुत अच्छी थी। शेला ने पुलिस के साथ अपनी एक रूममेट की हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद की थी, जिसके बाद वो पर्सनल इन्वेस्टिगेटर बन गई। शेला कहती है कि अगर आप रिपोर्ट देखेंगे और अपराध स्थल की तस्वीरों और लोरेन की चोटों को करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सभी चीजें आपस में जुड़ नहीं रही है। शेला ने कहा कि लोरेन की गर्दन से खून बह रहा था और गला घोटने के स्पष्ट निशान थे। ये जानना भी वास्तव में इम्पोर्टेंट है कि इस मामले के शुरुआती जांचकर्ताओं ने उसके शव को शव परीक्षण के लिए भेजते समय उचित कार्यवाही नहीं की। लोरेन के ब्रेस्ट पर काटने का निशान था, जो यौन उत्पीड़न का एक बहुत ही सामान्य संकेत है। हालांकि विशेष रूप से ये काटने का निशान थोड़ा अजीब था, क्योंकि उसे लंबाई में काटा गया था। इस सबूत के कारण जिन अधिकारियों ने सबसे पहले शव देखा था, उन्होंने अन्य अधिकारियों से कहा जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे कि उन्हें उस पर रेप किट लगानी चाहिए। हालांकि उस पर कोई रेप किट नहीं लगाई गई और न ही कभी कोई डीएनए परीक्षण लिया गया। पुलिस ने डीएनए परीक्षण न कराने का कारण ये बताया कि लोरेन ने उस समय टेम्पोन पहना हुआ था, और अगर उसने टेम्पोन पहना हुआ था इसलिए उन्हें लगा कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया हो, जो कि सच से बहुत दूर था। दुष्कर्मी को इसकी परवाह नहीं होगी कि किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि जब लोरेन की मौत हुई तब वो अपने मासिक धर्म पर नहीं थी, और इस पर यह तर्क दिया जाता है कि लोरेन इस टेम्पोन को जस्ट इन केस की स्थिति में रख सकती थी। लेकिन ये भी तर्क दिया गया कि दुष्कर्मी ने टेम्पोन को एक धोखे के रूप में वहां रखा था, ताकि पुलिस बिल्कुल वही सोचे जो उस दुष्कर्मी ने सोचा था। इस सिद्धांत को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि लोरेन ने जो कपड़े पहने थे वो लोरेन के कपड़े भी नहीं थे। लोरेन की माँ शेरी का दावा था कि उसने कभी लोरेन को ऐसे कपड़े पहने हुए नहीं देखा, और यहाँ तक कि उसने जो ब्रा पहनी थी वो भी उसकी नहीं थी। ऐसा भी लग रहा था कि उसने खुद से कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि उसकी ब्रा का स्ट्रैप उलझा हुआ था, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, और अधिकतर महिलाएं पूरे दिन इस तरह घूमना नहीं चाहती। प्रारंभिक रोग विज्ञानियों ने दुष्कर्म और गला घोटने की संभावनाओं के बारे में इन सभी सिद्धांतों को सुना और तर्क दिया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि ये चोटें बेईमानी से थी। उनका मानना है कि उसके शरीर पर जो निशान थे, जिसमें काटने का निशान भी शामिल था, वो बिल्कुल भी काटने का निशान नहीं था, और उसे ये निशान पहाड़ी से नीचे गिरते समय चट्टानों से टकराने के कारण मिले थे। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि लोरेन का गला नहीं घोटा गया था, बल्कि जब वो नीचे गिरी तो उसका गला संभवतः किसी चट्टान से टकरा गया होगा और इसी वजह से उसका गला कुचला गया। लेकिन ये भी निर्धारित किया गया कि गला कुचलना इतना भी गंभीर नहीं था कि वो मौत का कारण बन सके। लोरेन की अन्य चोटों में उसकी टूटी हुई नाक और उसकी टूटी हुई उंगलियां भी शामिल थी, जो कगार से गिरते समय हो सकता था, लेकिन किसी हमलावर से लड़ने की कोशिश के दौरान भी हो सकता था। पर्सनल इन्वेस्टिगेटर शेला वायसोकी का भी मानना है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, क्योंकि उसकी दोनों जांघों पर 2 बड़ी चोटें थी। शेला का मानना है कि हमलावर ने उसे हिलने से रोकने के लिए उसके पैरों पर घुटने टेक दिए थे। भले ही उसकी मौत को आधिकारिक तौर पर एक दुर्घटना माना गया, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं थी, न केवल हमारे द्वारा दी गई जानकारी के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसका शरीर तैरता हुआ पाया गया था, और जब कोई व्यक्ति डूबता है तो उसका शरीर आमतौर पर तैरते हुए नहीं पाया जाता, वो पानी के अंदर चला जाता है और फेफड़ों में पानी भर जाने के कारण डूब जाता है। डूबने के हर मामले में ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकांश मामलों में ऐसा ही होता है, और लोरेन के फेफड़ों और पेट में भी पानी नहीं था। फोरेंसिक वैज्ञानिक मार्क गिलेस्पी ने कहा कि वो डूबने से नहीं मरी, बल्कि पानी में गिरने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद सबूत का अगला चौंकाने वाला टुकड़ा उसके पेट पर बना त्रिकोण के आकार का एक निशान था, जो आपको तब मिलेगा जब आपको किसी डोंगी के किनारे पर लटका दिया जाए, जिसका उपयोग वो अपने कैंप वाली जगह से कहीं आने जाने के लिए करते थे। ये थोड़ा अस्पष्ट है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि उसका ऊपरी शरीर डोंगी में रहा होगा, जबकि उसका निचला शरीर पानी में था, और भले ही वो केवल 48 किलो की थी, फिर भी इससे डोंगी पलट जाएगी। ये जानकारी इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि उसकी मौत में उसके दोस्त भी शामिल थे।
शैला और लोरेन के परिवार ने लोरेन के समान लंबाई और वजन वाले पुतले के साथ 50 से अधिक बार जहां वो सो रही थी उस जगह से गिरा कर परीक्षण किया, ये देखने के लिए कि पुतला कहां गिरेगा। और इस परीक्षण के नतीजों से पता चला कि अधिकांश बार पुतला चट्टान से नीचे की ओर जा रही मोटी जड़ियों में उलझ गया, और अगर उसका शरीर नीचे तक पहुंच भी गया तो भी नीचे गिरने से पहले उसके शरीर को कई फीट चट्टानों पर लुढ़कना पड़ा होगा। पानी और खाड़ी तक पहुंचने के लिए उसे 35 फुट के मोड़ पर तैरना पड़ा होगा, और ये पहले से ही निर्धारित था कि उस दौरान धारा विपरीत दिशा में जा रही थी। लोरेन की बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने हेना और उसके ग्रुप के बाकी लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनसे कभी भी संदिग्ध के रूप में पूछताछ नहीं की गई। पुलिस ने उनसे सिर्फ लोरेन कौन थी और उसे आखिरी बार देखने से पहले की घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। पुलिस अधिकारी रायन मेलानसन ने आरोन और क्रिस का इंटरव्यू लिया और कहा कि पूरे इंटरव्यू के दौरान वो लोग बहुत घबराए हुए और चिंतित लग रहे थे, और ये भी कहा कि उन्होंने लोरेन के प्रति किसी भी तरह की हमदर्दी नहीं दिखाई। हेना भी अपनी कहानी बार बार बदलती रही। उसने कहा कि उसने सोने से पहले लोरेन को डूंगी पर एक बूढ़े आदमी के साथ देखा था, और उसने ये भी कहा कि लोरेन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन वो पहले से ही एक हैप्पी रिलेशन में थी और इस एक्स बॉयफ्रेंड को इस मामले में पहले कभी नहीं लाया गया। क्रिस ने यह भी कहा कि लोरेन उस रात किसी से मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन उसने उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी कि वो व्यक्ति कौन था। हेना ने यह भी उल्लेख किया कि बाथरूम जाते समय वो चट्टान से गिर सकती थी, क्योंकि उनके पास कोई आउट हाउस नहीं था, इसलिए उन्होंने वॉशरूम के लिए एक खास जगह चुनी थी। इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र में भी पुतले के साथ नीचे गिरने का परीक्षण किया था, और अगर वो उस जगह पर गिरी होती तो वो निश्चित रूप से जीवित रहती। ग्रुप से पूछताछ पूरी होने के बाद वो सभी अपनी योजनाओं के अनुसार चले गए और अगले 2 दिनों तक शराब पीते रहे और पार्टी करते रहे, जैसे कि उनके दोस्त की मौत कभी हुई ही न हो। उस फेस्टिवल में मौजूद अन्य लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि उस एरिया के चारों ओर कैंप फायर जल रहा था। हालांकि कोई भी ये साबित नहीं कर सका कि ये किसका कैंप फायर था या वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। ये एक सामान्य कैंप फायर हो सकता था, लेकिन ये भी हो सकता था कि वो वहाँ पर सबूतों को जला रहे हो। जिसके बाद पुलिस ने उनके ग्रुप को जानने वाले लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया और लोरेन की दोस्त कैसी फ्रैंक्स का भी इंटरव्यू लिया, जिसे लोरेन ने उस रात देखा था जब उसकी मृत्यु हुई थी। कैसी आरोन लिली की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी और उसने पुलिस को बताया कि आरोन बहुत आक्रामक और अपमानजनक व्यक्ति था और यही कारण था कि उनका ब्रेकअप हो गया। उसने पुलिस को आरोन द्वारा पहुंचाई गई अपनी चोटों की तस्वीरें दिखाई, जिनमें लोरेन के शरीर पर पाए गए घावों और काटने के निशान जैसे निशान भी शामिल थे। हालांकि उसके ब्रेस्ट पर काटने के निशान को आधिकारिक तौर पर काटने का निशान नहीं माना गया और इसे केवल उसके गिरने के निशान के रूप में दर्ज किया गया। लोरेन की दूसरी दोस्त जेड से भी पूछताछ की गई। भले ही वो वॉक फेस्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन वो मरने से ठीक पहले पूरी रात लोरेन से मैसेज द्वारा बात कर रही थी। जेड ने पुलिस को बताया कि लोरेन उससे मैसेज में कहती रही कि उसे वहाँ कोई मजा नहीं आ रहा है, और उसने जेड से यह भी पूछा कि क्या वो उसे लेने आ सकती है, क्योंकि वो घर जाना चाहती थी। जेड ने कहा कि वो उस रात उसे लेने नहीं आना चाहती थी, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और बाहर अंधेरा था और वो वास्तव में नहीं जानती थी कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। हेना ने वास्तव में अपने शुरुआती इंटरव्यू में पुलिस को बताया कि लोरेन घर जाना चाहती थी और नशे में धुत होकर गाड़ी चलाकर घर जाने को तैयार थी, और यही कारण था कि उन्होंने लोरेन से उसकी गाड़ी की चाबियां ले ली। वॉक फेस्ट में मौजूद अन्य लोगों ने पुलिस को बताया कि लोरेन घर जाने की इच्छा के बारे में उनसे खुलकर बात कर रही थी, क्योंकि हेना और उसके साथी लोरेन के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद जिस अंतिम व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया उसका ग्रुप से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जिस रात लोरेन की मौत हुई उस रात वो व्यक्ति उसी एरिया में था। उसका नाम क्रिस ब्राउन था और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ झील के पास कैंप लगाए हुए था, जो उसी झील के आसपास था जहां वॉक फेस्ट था। उसने पुलिस को बताया कि आधी रात के आसपास उसने एक व्यक्ति को अपनी ओर तैरते हुए देखा और कहा, मैंने एक लड़के को गोदी पर चढ़ते हुए देखा। वो लड़का बेहद परेशान और थका हुआ लग रहा था। वो कई मिनटों तक अपने मुंह से पानी उगलता रहा। उस लड़के ने मुझे बताया कि जब वो कैंपिंग के किनारे से गोदी की ओर तैरकर वापस आया तो वो लगभग डूबने ही वाला था। क्रिस ब्राउन मानता है कि जिस आदमी को उसने देखा था वो आरोन लिली था। उसने न केवल शारीरिक बनावट के कारण उस व्यक्ति को आरोन माना, बल्कि इसलिए भी कि जिस व्यक्ति को उसने देखा था उसने घुटने तक की लंबाई वाले अमेरिकी फ्लैग प्रिंट स्विमिंग शॉर्ट्स पहने हुए थे, जो कि वॉक फेस्ट में आरोन ने वास्तव में पहना था। भले ही ये शॉर्ट्स आम थे और कोई भी इन्हें पहन सकता था, फिर भी क्रिस ब्राउन की कहानी में समय के अंतर के कारण उसके विवरण पर हर किसी को विश्वास नहीं हुआ। क्रिस ने दावा किया कि यह आधी रात को हुआ था, जबकि इस बात के सबूत थे कि लोरेन को रात 2 बजे अपने दोस्तों के साथ बार में देखा गया था।
तो ये हो सकता है कि क्रिस को समय की गलती हो गई हो, क्योंकि देर हो चुकी थी और उसे सही समय नहीं पता था, या वो बस भूल गया था। वॉक फेस्ट में उनके ग्रुप के घर लौटने के बाद क्रिस ने इंस्टाग्राम पर अब तक का सबसे अच्छा वीकेंड कैप्शन के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। उनमें से कोई भी लोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि हेना भी नहीं, जो उसकी लंबे समय से सबसे अच्छी दोस्त थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। इस पूरी घटना के कुछ महीनों बाद हेना और आरोन एक साथ फ्लोरिडा चले गए। शेला ने उनके आईपी एड्रेस को ट्रैक किया, जिससे पता चला कि हेना और आरोन फ्लोरिडा में रहते हैं। जिसके बाद शेला ने एक बार फिर हेना और आरोन का इंटरव्यू लेने का फैसला किया और इंटरव्यू की वीडियो टेपिंग की। हेना ने उस वीकेंड के बारे में एक बार फिर बात की जिसमें लोरेन की मृत्यु हो गई थी, और उसने दावा किया कि उसे नहीं लगता कि क्रिस का इससे कोई लेना देना है। वीडियो में ये भी देखा गया कि हेना को अपने इंटरव्यू के दौरान आरोन का फोन आया था, और भले ही शेला पूरी बातचीत नहीं सुन सकी, लेकिन उसे विश्वास है कि उसने आरोन को अपनी कहानी पर कायम रहने के लिए कहते हुए सुना था। लोरेन की मां शेरी ने 2021 में हेना, आरोन और क्रिस के खिलाफ $10 मिलियन का गलत मौत का मुकदमा दायर किया। हालांकि उन तीनों ने गवाही न देने के लिए अपने 5वें संशोधन अधिकार का इस्तेमाल किया, और न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि गलत मौत के मुकदमे के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है और उनके खिलाफ सिविल मुकदमे अभी भी लंबित है। गलत तरीके से मौत का मामला सामने आने के बाद हेना ने एक बयान देते हुए कहा, जब मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त लोरेन एजी की मौत के बारे में पता चला तो मुझे बहुत गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने लोरेन की मौत के बाद पार्टी करना जारी रखा और वो लोरेन के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। वर्तमान में हेना और आरोन की सगाई हो चुकी है और ये केस अभी भी एक एक्सीडेंट के रूप में लिस्टेड है, लेकिन लोरेन का परिवार और उसके समर्थक जांचकर्ता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल जाता। हमें उम्मीद है कि एक दिन लोरेन और उसके परिवार को वो न्याय मिलेगा जिसके वो हकदार हैं।